डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का रिवीजन करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो, सबसे पहले ये सवाल उठता है कि इलेक्शन की ज़रूरत क्या है। अगर हम डेमोक्रेसी अपनाते हैं तो रूल ऑफ पीपल पॉसिबल है बिना इलेक्शन के, लेकिन तभी होगा जब सारे लोग एक साथ बैठ के कोई डिसीजन ले सकें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि सारे लोग एक साथ बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते, और ना तो हर एक व्यक्ति के पास इतना समय होता है, ना तो हर एक व्यक्ति के पास इतनी नॉलेज होती है कि वो इतने बड़े देश से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकें। इसीलिए दुनिया के सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अपने यहाँ इलेक्शन करवाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इलेक्शन में वोटर्स ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन लॉ बनाएगा उनके लिए, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन मेजर डिसीजंस लेगा, कौन सी पार्टी की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी। दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं सभी अपने यहाँ इलेक्शन होल्ड करते हैं, लेकिन मैनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक हैं या नॉन डेमोक्रेटिक हैं? तो अगर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहे हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, एवरीवन शुड बी एबल टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। दूसरा, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। जनता के पास, वोटर्स के पास कुछ चॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक जैसे हों, करप्टेड हों या जैसे भी हों, कुछ उसमें सिलेक्शन करने के लिए चॉइस होनी चाहिए। तीसरा, ये जो चॉइस है इट शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसा नहीं कि एक बार जिसको हमने बना दिया वो हमेशा के लिए हमारा रूलर बन गया। चौथा पॉइंट है कि जिसे हम प्रेफर करें वही व्यक्ति इलेक्ट हो, ऐसा ना हो कि उसमें किसी भी प्रकार की धांधली हो। और पांचवा पॉइंट आता है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए कि इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। इलेक्शंस के दौरान किसी भी तरह का करप्शन नहीं होना चाहिए। सुनने में तो लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ इलेक्शंस तो करवाते हैं, लेकिन ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होते, पर ये दिखाते हैं कि आवर इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। इलेक्शन होगा तो पॉलिटिकल कंपटीशन होगा। ये पॉलिटिकल कंपटीशन कई रूप में हो सकता है। अगर कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर देखा जाए तो कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन होता है, और कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शंस भी यूज़लेस हो जाएंगे। ये बात सच है कि पॉलिटिकल कंपटीशन के कुछ डीमेरिट्स हैं, नुकसान हैं। इससे डिसयूनिटी आती है, इससे विभाजन होता है, लोगों के बीच में डिवीज़न आता है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स जो हैं एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ब्लेम्स लगाते हैं। कई बार कैंडिडेट्स गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। कई बार क्या होता है कि इलेक्शंस को जीतने के लिए जो प्रेशर होता है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती या बन ही नहीं पाती। अच्छे लोग जिनको कि देश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, वो लोग राजनीति में एंटर ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि पॉलिटिक्स इज़ वेरी अनसुटेबल प्लेस, बैड प्लेस। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को इन चीज़ों का अंदाज़ा था, फिर भी उन्होंने फ्री कंपटीशन, फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन को चुना, क्योंकि ये सिस्टम लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम करता है। भले शॉर्ट टर्म में हमें लगे कि इसके इतने नुकसान हैं, डिमेरिट्स हैं, बट इन लॉन्ग टर्म दिस सिस्टम वर्क्स बेटर। देखो क्या होता है कि सारी दुनिया में जो लीडर्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहते हैं, वो बार बार इलेक्शन जीतना चाहते हैं। दे वांट टू रिमेन इन पावर, दे वांट टू गेट पावर, दे वांट टू रिमेन इन पावर, दे वांट टू गेट पोजीशंस। इनमें कई लीडर ऐसे भी होते हैं जो कि पीपल को सर्व करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, पर ये अपना कैरियर बनाना ज़रूर चाहते हैं पॉलिटिक्स में। इन लोगों को कई बार ये भी नहीं पता होता कि उन्हें इलेक्शन जीत के क्या करना होगा, या उनकी आइडियाज़ जो हैं
जो लोग चाहते हैं वही हैं या उनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन में कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। तो इस रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे निपटा जाए? एक उपाय ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स के नॉलेज को और कैरेक्टर को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। लेकिन ये काम सुनने में भले आसान हो, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। तो ज़्यादा रियलिस्टिक वे ये हो सकता है कि हम एक ऐसा सिस्टम बना लें जहाँ की पॉलिटिकल लीडर्स को अगर वो पीपल की और देश की सेवा करते हैं तो उन्हें रिवार्ड मिले, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिले। अब ये रिवार्ड और पनिशमेंट इन्हें कौन देगा? इसका उत्तर है, इन्हें ये रिवार्ड या पनिशमेंट जनता देती है, और इलेक्टोरल कंपटीशन यही काम करता है। इलेक्शन जीतने के बाद या उसके पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स जानते हैं कि अगर वो उन इश्यूज़ को उठाते हैं जो जनता चाहती है तो वो पॉपुलर हो जाएंगे और उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगले इलेक्शन में। लेकिन अगर वो वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपने कार्यों के द्वारा, तो दे विल नॉट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। इसीलिए ये पॉलिटिकल कंपटीशन का फ़ायदा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी केवल पावर में रहने के लिए भी इलेक्शन लड़ती है तो भी वो पीपल को सर्व करने के लिए मजबूर होगी, लोगों की सेवा ज़रूर करेगी, क्योंकि इसे आगे तक का लॉन्ग टर्म टारगेट देखना है। जैसे एक दुकानदार भले अपने फ़ायदे में इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देना उसकी मजबूरी है, क्योंकि तभी उसका फ़ायदा होगा। अब हम भारत के, अपने देश के सिस्टम ऑफ इलेक्शंस की बात करेंगे। हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस जो हैं हर 5 साल बाद ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। 5 ईयर्स के बाद लोकसभा और विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है। इसके बाद इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल द कंस्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम बट नॉट ऑन द सेम डे, क्योंकि एक ही दिन इलेक्शन ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा मुश्किल काम होगा। कभी कभी किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी मेंबर की डेथ हो गई या रेजिग्नेशन हो गया, तो ऐसे कंडीशन में जो इलेक्शन होता है किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में, उसे हम कहते हैं बाई इलेक्शन। हम लोग जनरल इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने देश में एक एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं। इसके लिए पूरे देश को डिवाइड किया जाता है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज़ में। एक कंस्टिट्यूएंसी में रहने वाली जनता अपने उस कंस्टिट्यूएंसी से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। लोकसभा इलेक्शंस के लिए कंट्री को हम 543 कंस्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड करते हैं, और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है। इसी तरह असेंबली इलेक्शंस के लिए हर स्टेट को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया जाता है, और हर रिप्रेजेंटेटिव जो कि एक असेंबली से, एक कंस्टिट्यूएंसी से चुना जाएगा, उसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए। तो इस तरह से हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कुछ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज़ होती हैं। सिमिलरली हर विलेज को या टाउन को हम वार्ड्स में डिवाइड करते हैं। ये वार्ड्स भी एक तरह से कंस्टिट्यूएंसीज़ की तरह ही होते हैं। हर वार्ड में एक मेंबर को चुना जाता है। ये लोकल लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। रिज़र्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज़ की बात करें तो देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं को ये बात पता थी कि हमारे समाज के जो वीकर सेक्शंस हैं उनको अगर ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन होगा तो उनको मौका नहीं मिल पाएगा। दे विल नॉट गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट। ना तो उनके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होंगे, ना तो रिक्वायर्ड एजुकेशन होगा, ना तो कॉन्टेक्ट्स होंगे, और वो वीकर सेक्शन के होने के कारण दे विल नॉट हैव अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रभावशाली लोग उनको अवॉइड करेंगे और अपने इलेक्शन जीतने का प्रयास करेंगे, और इस कारण हमारी डेमोक्रेसी कैसी हो जाएगी? लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगी, लेस रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी, और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। अतः हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज़
फॉर द वीकर सेक्शन को अपनाया, तो हमने क्या किया, सम कंस्टिट्यूएंसीज हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। करेंटली लोकसभा में 79 सीट्स को शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिज़र्व किया गया है, 41 सीट्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिज़र्व किया गया है। बाद में इस सिस्टम को अदर वीकर सेक्शंस के लिए भी एक्सटेंड किया गया, यानी कि ओबीसी के लिए, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। और साथ ही साथ 1/3 सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने लोकल लेवल पर 1/3 सीट्स को वुमेन के लिए भी रिज़र्व कर दिया। तो कहीं से भी ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये रिजर्वेशन इट इज़ नॉट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए पहली कंडीशन है एक इलेक्टोरल रोल, यानी कि वोटर्स लिस्ट। इसे इलेक्शन के काफ़ी पहले तैयार कर लिया जाता है और राइट टू वोट किसी को भी डिनाई ना हो पाए, एवरीवन शुड गेट द बेनिफिट ऑफ राइट टू वोट, ये इसका पर्पस है। हमारे देश में 18 ईयर्स से ऊपर के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। केवल कुछ क्रिमिनल्स या अनसाउंड माइंड के लोगों को ही वोटिंग से वंचित किया जा सकता है, डिनाई किया जा सकता है, लेकिन ये भी केवल रेयर सिचुएशन में। जो लोग किसी एक कंस्टिट्यूएंसी को छोड़ के जा चुके हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका नाम वोटर्स लिस्ट से हटा दिया जाता है और इस तरह से हर 5 साल बाद वोटर्स लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड का उपयोग इसलिए लागू किया गया ताकि कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वोटिंग न कर सके, जैसा कि पहले हुआ करता था। वोटर्स कैन ऑल्सो यूज़ अदर ID कार्ड्स लाइक राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। द नेक्स्ट स्टेप इज़ द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। कोई भी वो व्यक्ति जो वोटर हो सकता है, उसे इलेक्शन में पार्ट लेने का भी अधिकार है। केवल एक अंतर यह है कि वोट देने की एज 18 ईयर्स होती है और इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होती है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। कोई भी व्यक्ति जिसे इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना होता है, उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, कुछ मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करना होता है। इसके अलावा कुछ लीगल डिक्लेरेशन करने होते हैं, जैसे अगर क्रिमिनल केसेस हैं उनके खिलाफ़ कोई, तो उसके बारे में बताना होता है, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताना होता है और अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी बताना होता है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि देयर इज़ नो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर पर्सन्स टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इसका रीज़न ये है कि नो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इज़ रिलेवेंट टू ऑल काइंड ऑफ जॉब्स। परंतु हमारे MLA और MP इलेक्ट होके जो जाते हैं, उनके सामने किसी एक तरह का काम नहीं आता। दे हैव टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों के कंसर्न्स, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकें और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकें। इसीलिए कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इनके लिए कंपलसरी नहीं की जाती। दूसरा पॉइंट कि अगर ऐसा कोई रेलेवेंट एजुकेशन होता भी, तो डिसीजन का पावर डेमोक्रेसी में जनता के ऊपर होता है कि वही लोग ये डिसाइड करेंगे कि हाउ मच इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम अपने देश में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को कंपलसरी कर देंगे, तो ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट के ख़िलाफ़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश की बहुत सी जनता इलिटरेट है और अगर हम एजुकेशन को कंपलसरी करेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, जो कि डेमोक्रेसी के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। इसके बाद हम इलेक्शन कैंपेन की बात करें। देखो, इलेक्शन का पर्पस ये है कि जनता को अपने सबसे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार होना चाहिए।
एक अच्छी गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार होना चाहिए और जो पॉलिसीज़ वो पसंद करते हैं वो गवर्नमेंट लागू करे। इसीलिए एक फ्री डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है जनता के बीच में कि कौन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, कौन सी पार्टी बेटर गवर्नमेंट बनाएगी, किसकी पॉलिसीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये सारा काम हम इलेक्शन कैंपेन के दौरान करते हैं। तो जब कैंडिडेट्स की फ़ाइनल लिस्ट का अनाउंसमेंट हो जाता है, उसके बाद इलेक्शन के दिन से पहले, इलेक्शन के डेट से पहले 2 वीक का टाइम दिया जाता है जिसमें कि ये कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं बाय डिफरेंट कैंडिडेट्स एंड पार्टीज़। ड्यूरिंग दिस कैंपेन पीरियड कैंडिडेट्स अपने वोटर्स से कांटेक्ट करते हैं, लीडर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड print media and electronic media, newspapers and TV, they are full of election related stories and debates. इलेक्शन कैंपेन के दौरान पॉलिटिकल पार्टियां पब्लिक का अटेंशन किसी बड़े इशू की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं ताकि लोग उस इशू के प्रति अट्रैक्ट होकर उस पार्टी के प्रति फाइनली अट्रैक्ट हों और उन्हें वोट दें। फॉर एग्ज़ाम्पल 1971 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने, जिसकी लीडर इंदिरा गांधी थी, इन्होंने एक स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ, और इन्होंने प्रॉमिस किया कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी के दौरान जो भी एक्सेस कमिट किए गए थे उनको अंडू किया जाएगा और सिविल लिबर्टीज़ को रिस्टोर किया जाएगा। पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को, कैंडिडेट्स को अपने कैंपेन्स को कंडक्ट करने का फ्रीडम तो दिया जाता है, होना भी चाहिए, लेकिन कई बार उसे रेगुलर उस पर एक कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि पार्टियां अपने वोटर्स को घूस न दे सकें, डरा न सकें, धर्म के या रिलीजन के या कास्ट के नाम पर उनकी अपील न कर सकें, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का उपयोग न कर सकें। तो इसके लिए अब एक लॉ बना दिया गया है कि पार्टियां ये सब कार्य नहीं कर सकती। इसके अलावा लोकसभा इलेक्शन में 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती और असेंबली इलेक्शन के लिए 10 लाख से ऊपर खर्च नहीं कर सकती। इन सभी नियमों को हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। अंत में इलेक्शन डे आता है जबकि लोग, वोटर्स अपना वोट देते हैं, दे कास्ट देयर वोट। पोलिंग डे, पीपल गो टू द नियर बाई पोलिंग बूथ, जो कि किसी स्कूल में या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी भी सूटेबल जगह पर बनाया जाता है। बूथ के अंदर जाके वोटर्स अपना वोट देते हैं, जो कि एक सीक्रेट रखा जाता है, वो ओपनली नहीं दिया जाता। अक्सर एक सवाल उठाया जाता है कि आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें कंसिडर करना चाहिए कि हमारे इलेक्शंस में कितना खर्च आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल in 2004 our government spent 1,300 crores on Lok Sabha elections। 2010 में जब हमने दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज़ किया तो उसका कॉस्ट था 10,000 करोड़। तो कहाँ 1300 करोड़ और कहाँ 10,000 करोड़। एक कंपैरिजन है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि एक्चुअली इलेक्शंस आर नॉट टू एक्सपेंसिव, और इलेक्शंस का पर्पज़ और उनका इम्पोर्टेंस देखते हुए तो हमें ये कहना ही पड़ेगा कि नो, इलेक्शंस आर नॉट एक्सपेंसिव, नॉट टू एक्सपेंसिव, दे आर रेलिवेंट, दे फॉलो द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शंस कैन नॉट बी डिनाइड और टेकन इन अ सेकेंडरी वे। पहले इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए जो बैलेट पेपर्स बनाए जाते थे, there were long list of papers containing the list of all the candidates and their symbols. But now electronic voting machines EVM are used, जिनके द्वारा वोट देना भी आसान है और काउंटिंग करना भी आसान है। इलेक्शन के बाद सारी EVM मशीन्स को सील करके एक सेंटर पर ले जाया जाता है और एक डेट डिक्लेयर की जाती है, उस दिन काउंटिंग की जाती है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। सो इट सेव्स टाइम एंड अ लॉट ऑफ पीपल, दे आर नॉट नीडेड।
किसी भी कंस्टिट्यूंसी में जिससे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वही डिक्लेयर किया जाता है इलेक्टेड पर्सन। विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, और तब वो क्लियर हो जाता है कि विच पार्टी विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। अब हम देखें कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हमारे देश के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आएगा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडियन इलेक्शन कमीशन को जितने वाइड रेंजिंग ऑफ पावर्स दिए गए हैं उतना दुनिया के बहुत कम कंट्रीज़ में होते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन से लेके डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट तक सारे कोड ऑफ कंडक्ट को और कंट्रोल को इलेक्शन कमीशन देखता है। इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है, और अगर कोई कैंडिडेट या पार्टी से वायलेट करे तो उसे पनिश भी करता है। इलेक्शन पीरियड के दौरान इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट तक को ऑर्डर दे सकता है कि वो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करे, मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट पावर को रोक सकता है, और इस तरह से किसी गलत तरीके से इलेक्शन के रिज़ल्ट को प्रभावित करने से कंट्रोल करता है। इलेक्शन ड्यूटी के समय गवर्नमेंट ऑफिसर्स दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। अगर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को ऐसा लगता है कि किसी कंस्टिट्यूंसी में या किसी बूथ में इलेक्शन फेयरली ढंग से नहीं हुआ है तो वहाँ पर वो रीपोल का ऑर्डर दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन का एक्शन पसंद नहीं आता, बट दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। और ऐसा इसीलिए होता है कि इलेक्शन कमीशन इज़ इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। एक और तरीका ये इलेक्शन की क्वालिटी को चेक करने का ये है कि क्या लोग इसमें जोश और उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं। अगर इलेक्शन फ्री और फेयर ना होता तो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने से अवॉइड करते। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन को हम एक नाम देते हैं वोटर टर्नआउट। तो वोटर टर्नआउट का मतलब है कितने % लोगों ने इलेक्शन में पार्ट लिया या जिन्होंने अपना वोट दिया। जबकि पिछले 50 सालों में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में टर्नआउट नीचे गया है, हमारे देश में टर्नआउट या तो ऊपर गया है या तो स्टेबल रहा, जो दिखाता है कि लोगों का उत्साह बढ़ रहा है इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए। हमारे देश में पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज लोगों का वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, वहाँ पर एजुकेटेड लोग, रिच लोग इलेक्शन में ज़्यादा पार्ट लेते हैं एज़ कम्पेयर टू इलिटरेट पीपल एंड पुअर पीपल। हमारे देश में लोग इलेक्शंस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। उनको ये लगता है कि वो इलेक्शंस के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रेशर डाल सकते हैं कि वो पार्टियाँ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो लोगों के लिए फेवरेबल हों, और उनको ये भी लगता है कि उनका वोट जिस तरह से देश में चीज़ें हो रही हैं उसमें उनके वोट का इम्पोर्टेंस है। एक बात और, इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि इलेक्शन में कैंपेन जैसे जगहों पर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पहले जो लोग किसी पार्टी से अपने को अटैच नहीं रखते थे, अब वो लोग भी किसी न किसी पार्टी से अपने को क्लोज बनाए हुए हैं। 1 out of every 7 वोटर्स इज़ अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। इन सभी आधार पर हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर, इट इज़ इंक्रीजिंग। अंत में एक फाइनल टेस्ट इलेक्शंस के फ्री और फेयर होने का ये होता है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट। अगर हमारे इलेक्शंस फ्री और फेयर ना हुआ करते तो इलेक्शन का रिज़ल्ट हमेशा पावरफुल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स के फेवर में ही होता, जबकि ऐसा होता नहीं। अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ना होते तो रूलिंग पार्टीज़ तो कभी हमेशा जीतती, कभी हारती ही नहीं, बिकॉज दे हैड पावर, दे हैड ऑल द रिसोर्सेज। जबकि हम अक्सर देखते हैं कि रूलिंग पार्टीज़ हार जाती हैं कई बार, तो कई कंस्टिट्यूएंसीज़ में। तो ये अपने आप में खुद ही एक प्रूफ है द आउटकम ऑफ द रिजल्ट
कि आवर इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। ये सारे लॉजिक, ये सारे एविडेंस ये प्रूफ करते हैं कि आवर इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर, बट देयर आर सम चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लेट अस सी। पहला चैलेंज, जो कैंडिडेट और पार्टीज़ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, भले वो पैसे के बल पर इलेक्शन जीते ना, लेकिन वो छोटे और ईमानदार पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देम। देश के कई हिस्सों में ऐसे कैंडिडेट्स जिनके क्रिमिनल कलेक्शंस हैं, वो अन्य लोगों को पीछे करके और मेजर पार्टी से टिकट प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तीसरा चैलेंज, सम फैमिलीज़ जो कि डोमिनेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और ये फैमिलीज़ दे सक्सेस इन गेटिंग द टिकट्स आर गिवन टू द रिलेटिव्स फ्रॉम दिस फैमिलीज़। चौथा चैलेंज, कई बार इलेक्शंस में ऑर्डिनरी सिटीजन्स को प्रॉपर चॉइस नहीं मिल पाती है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां या कैंडिडेट इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं, दे आर नियरली सेम, उनकी पॉलिसीज़ लगभग सेम होती हैं, तो कैंडिडेट्स को चॉइस नहीं मिल पाती। और अंत में पांचवा चैलेंज एक और है कि स्मॉलर पार्टीज जो होती हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा नहीं होता, वो बिगर पार्टीज़ के मुकाबले कई चीज़ों में डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहते हैं। बड़ी पार्टीज़ के सामने, उनके कैंपेन्स के सामने, उनके मसल एंड मनी पावर के सामने ये टिक नहीं पाते। ये जो चैलेंजेस हैं, ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के अन्य डेमोक्रेसीज़ में भी पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई पीपल आर रेजिंग देयर वॉइस टू ब्रिंग रिफॉर्म इन आवर इलेक्टोरल सिस्टम। What is your idea? Thank you.